नमस्कार, मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज हम सभी पढ़ेंगे भाई सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हिंदी में क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट या हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज इसी से ही बना है। और जो प्रॉफिट लॉस का एक टॉपिक है डिस्काउंट या बट्टा, वो भी पूरा इसी पर ही क्या है बेस्ड है। तो इसको पढ़ना ध्यान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। इसे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते पढ़ते और एकदम ट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स भी सिखाऊंगा और ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। दोनों ही चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, तभी हम मैथ्स को बेहतर कर पाएंगे। ये जो बैच है ये एकदम कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब के ऊपर। ये जो बैच है ये कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब के ऊपर। जो भी LDC, CET 12th लेवल, CET ग्रेजुएट लेवल, राजस्थान पटवार, वीडियो या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये। परसेंटेज पार्ट 4 पार्ट 1, जिसमें मैंने बिल्कुल एकदम परसेंटेज के बेसिक को पढ़ाया। पार्ट 2, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमने पढ़ा। पार्ट 3 में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए। आज हम शुरुआत करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज की और सक्सेसिव डिक्रीज की। क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे और फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सक्सेसिव सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को समझने की, इसे हम बोलते हैं क्रमागत वृद्धि और कमी। बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने माना कि एक व्यक्ति की इनकम है, एक व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपये है। कितनी है भाई? 5,000 रुपये। पहले साल या फर्स्ट ईयर में जो है वो इंक्रीज होती है 10% से। कितने से इंक्रीज होती है? 10% से। तो हमने कहा जो वर्तमान में जो इनकम है हमारी 5,000 रुपये, वो अपने आप में क्या है? 100% है। अपने आप में क्या है? 100%। और पैसे में कितनी है? तो आप कहेंगे 5,000 रुपये। तो परसेंटेज में तो वो कितनी है? 100%। और पैसे में 5,000 रुपये। तो मैंने कहा पहले साल कितनी बढ़ती है? 10%।
तो बढ़कर कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर बढ़कर के जो इंक्रीज्ड वैल्यू आ रही है वो अपनी आ गई 110%। कितनी आ गई भाई? 110%। तो हमने कहा 1% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 5,000 बटे 100 रुपये। तो मैंने कहा बढ़कर 110% हो गई, तो 110% की वैल्यू अपनी आएगी 5,000 बटे 100 और गुणा 110। कितनी आ गई भाई? 5,000 बटे 100 और गुणा 110 रुपये। तो मैंने कहा आप सबको यहां तक की बात समझ में आ गई? तो देखिए आगे समझते हैं। फिर सेकेंड ईयर या दूसरे वर्ष इसमें बढ़ोतरी होती है 20% की। कितने की बढ़ोतरी होती है भाई? 20% की। अब जो अपनी एक साल बाद जो आय आ रही है इस पर दोबारा से बढ़ोतरी हो रही है कितने की? 20% की। तो आपने कहा ये जो आय आ रही है ये भी तो अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में क्या है? 100%। तो ये हो गई भैया अपनी 5,000 गुना 110 बटे 100। कितना हो गया? 110 बटे 100 रुपये। तो मैंने फिर कहा कि यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 5,000 गुना 110 बटे 100 और यहां अपन लिख लेते हैं गुना 1/100 रुपये। अब 20% की वृद्धि हो गई तो मतलब बढ़कर कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 120% हो गई। बढ़कर कितनी हो गई? 120%। तो यहां हम 120% का मान निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 5,000 गुना 110 बटे 100 और गुना 120 बटे 100 रुपये। तो दूसरे वर्ष जो आय बढ़कर के हो गई अपनी वो कितनी हो गई भाई? 5,000 गुना 110 बटे 100 गुना 120 बटे 100। अब आप इसे हल करते हैं तो ये हो गया अपना 6600 रुपये। कितनी आ गई भाई? 6600 रुपये। अब मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ हम केवल इस वैल्यू को देखते हैं। किसको देखते हैं? 5,000 गुना 110 बटे 100 गुना 120 बटे 100। इसको मैं आपको पढ़ना भी सिखाता हूं और लिखना भी सिखाता हूं। अब दोबारा से समझेंगे कि पहले साल कोई आय 10% बढ़ गई और फिर जो बढ़ करके नई आय आई वो फिर से दोबारा कितनी बढ़ गई? 20%। तो भाई पहले आपकी आय कुछ थी, फिर आपने उसको 10% से बढ़ा दिया, फिर जो कुछ नई आय आई उसको आपने फिर बढ़ा दिया 20% से। तो बढ़ी हुई वैल्यू पर बढ़ाने को ही अपन क्या कहते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज या क्रमागत वृद्धि। तो मैंने कहा कि इनिशियल में जो आपकी है आरंभ में कितनी है? 5,000 रुपये। कितनी है भाई? 5,000 रुपये। तो आपने 5,000 रुपये पर 10% की बढ़ोतरी करी। तो आपने क्या कहा? अगर पहले 100 थी तो 100 से बढ़कर 10 बढ़कर कितनी हो गई? 100 से 10 बढ़कर कितनी हो गई? 110।
तो भाई अगर पहले 100 थी तो अब 10 बढ़कर कितनी हो गई, 100 प्लस 10 110 गुना, फिर ये जो वैल्यू आई ये 1 साल बाद की आई आ गई और इसको आपने फिर से कितना बढ़ा दिया 20%। तो हमने यहां सीखा कि आपने 100 से कितना कर दिया इसको 120। तो इसको अपन लिखेंगे कि 100 से बढ़ा करके हमने 100 प्लस 20 120 कर दिया, 100 प्लस 20 120 कर दिया। तो ये जो है अपन डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं भाई। इस तरीके से जो अपन ने बेसिक को सीखा उसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। और ये अपन क्या निकाल रहे हैं, फाइनल वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं, फाइनल वैल्यू। या अपन कहें कि अंत में जो मान आ रहा है वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल टू, यहां जो अपन क्या लिख रहे हैं, इनिशियल वैल्यू, और हिंदी में कहें तो आरंभिक मान, आरंभिक मान, और गुना, अगर पहले कोई चीज 100 थी, अब देखो एक चीज ध्यान देनी है कि हर बार ये 10% ही नहीं दिया हुआ होगा, इसलिए अपन ये 10% को क्या मान लिया, R1, कि किस रेट से बढ़ रही है, R1% रेट से बढ़ रही है। फिर 20% को क्या मान लिया अपन ने, R2% से बढ़ रही है। तो 100 से बढ़कर कोई चीज कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 100 प्लस R1, 100 प्लस R1 गुणा, फिर ये जो अपना मान आया इसे अपन ने फिर से दोबारा बढ़ा दिया, कितने परसेंट से, R2% से। तो आप कहेंगे 100 से 100 प्लस कितनी हो गई, R2। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। और इसी तरीके से आप आगे और लगा सकते हैं, 100 प्लस 100 से R3 तक। तो ऐसे जितनी भी बार बढ़ाएगा आप इसी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें फाइनल वैल्यू निकालनी हो और इनिशियल वैल्यू दी हुई हो और उस पर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा हो या क्रमागत बढ़ोतरी हो रही हो, पहले R1% से और फिर R2% से, तो अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आपके समझ आई होगी। अब आप कहेंगे सर घट भी तो सकता है, तो जब घटेगा तो अपने को ध्यान देना है कि जो फाइनल वैल्यू है इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, या अपन कहेंगे आरंभिक मान, और यहां क्या आएगा, सॉरी यहां लिखना है आपको अंत में मान, और ये क्या आएगा अपना आरंभिक, गुना 100 से अगर कोई चीज घट रही है तो वहां क्या करना है, अपने को माइनस यूज करना है। और पहले किससे घट रही है, R1% से, तो 100 माइनस R1, फिर गुना, फिर ये जो वैल्यू आई इसको अपन ने फिर से R2% से घटा दिया, तो ये 100 से कितनी हो गई भाई, 100 माइनस R2। तो जब भी प्लस लगाएंगे तो अपना मतलब है कि इंक्रीज मतलब वृद्धि, और माइनस लगाएंगे तो अपन कहेंगे डिक्रीज मतलब कमी। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आपके समझ आ गई होगी कि जब भी हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई हो, क्या वो दी हुई हो, और उनको R1% और फिर वापस से R2% से बढ़ाया जाए, तब अपन फाइनल वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। या हम कहें कि भाई
हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है या गिवन है, और अपन पहले R1% से घटाते हैं और फिर R2% से घटाते हैं, तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनल वैल्यू को निकालने के लिए। साथ ही साथ हम यहां ये भी सीखेंगे कि अगर इसी फॉर्मूले को अगर यूज करते हुए अपन फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हैं, इनिशियल वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तब अपने को लेना है इनिशियल वैल्यू। क्या? इनिशियल वैल्यू, या अपन कहेंगे आरंभिक मान बराबर फाइनल वैल्यू, या कहेंगे जो हमें अंत में मान दिया हुआ है। अब की बार हमें क्या दिया हुआ होगा? अंत में जो वैल्यू है वो हमें गिवन होगी, या हम कहेंगे फाइनल वैल्यू में क्या होगी भाई? गिवन, गुना आरंभिक के लिए 100 ऊपर लिखना है आपको, और नीचे क्या लिखना है? 100 प्लस या माइनस। प्लस तो अपन यूज करेंगे बढ़ने के लिए और माइनस यूज करेंगे घटने के लिए। R1 गुना 100 अपॉन 100 प्लस माइनस, और ये अपना आएगा R2। फिर बता रहा हूं, प्लस बढ़ने के लिए और माइनस घटाने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी इन फॉर्मूलों की मदद से आपकी जो परसेंटेज की सक्सेसिव मेथड पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपको हल करना। तो जब इनिशियल वैल्यू दी हुई है तब हम फाइनल भी निकाल सकते हैं, और फाइनल दी हुई है तो हम इनिशियल भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या हमें फॉर्मूला यूज करना जरूरी है, या फिर हम किसी और तरीके से भी इसको कर सकते हैं? तो देखो भाई, हम यहां पर अब सीखेंगे सक्सेसिव रेशियो मेथड। क्या सीखने जा रहे हैं अपन? सक्सेसिव रेशियो मेथड, जिसके अंदर हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। हम बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। भाई जिसको फॉर्मूले से बढ़िया लगता है वो फॉर्मूले से करे, जिसको रेशियो से बढ़िया लगता है वो रेशियो से करे। हमें यहां पहले कहा गया किसी वैल्यू को अपन ने कितने से बढ़ा दिया भाई? 10% से। कितने से बढ़ा दिया? 10% से। फिर जो आई उसको अपन ने कितने से बढ़ा दिया? 20% से। तो जो अपन ने वो बेसिक मेथड लिखना सीखा था ना, उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है रेशो मेथड। तो अपन कहेंगे 10% का जो मान होता है वो होता है 1/10, और 20% का मान कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे सर 1/5। यहां आपको लिखना है इनिशियल, और यहां क्या लिखना है? फाइनल, या फिर आरंभिक और ये अंत में, और ये इनके बीच का अनुपात। तो ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू का क्या आएगा? रेशो आएगा या अनुपात आएगा। तो आपने कहा पहले 10% किसी चीज को बढ़ा दिया, तो 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई आपने? 11। अब किसी को यह भी समझ नहीं आ रहा है कि 10 से 11 कैसे हो रहा है, तो भाई मैंने यही पार्ट 2 में समझाया है। पहले आप पार्ट 2 को देखें और फिर यहां समझने की कोशिश करें। फिर जो वैल्यू आई उसको आपने फिर 20% से बढ़ा दिया, मतलब 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया आपने? 6। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि आप इधर और इधर
इस तरीके से अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो इधर से इधर भी काट सकते हैं। पर एक ही साइड के अंदर हमेशा क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई। एक साइड में आपको क्या करना होगा, हमेशा मल्टीप्लाई। अब देखो जो कटेगा उसे काट लेते हैं और जो नहीं कटेगा उसे अपन रहने देते हैं। तो यहां ये कट रहा है 5 बार और ये 3 बार, तो इनको गुना करेंगे तब कितना आएगा ये, तो ये गुना करने पर आ रहा है 25 और ये हमारा आ रहा है 33। तो इनिशियल से फाइनल का रेशो आ गया अपना 25 से 33। अब अपन डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं बिना किसी एक्चुअल वैल्यू का यूज किए, बिना किसी एक्चुअल वैल्यू का यूज किए कि इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ओवरऑल कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो आप कहेंगे सर यहां से ये 8 बढ़ गया, 8 कितने पर बढ़ गया भाई, तो आप कहेंगे सर 8 बढ़ रहा है, ये 8 बढ़ रहा है 25 पर और गुणा 100। तो ये 25 से 4 बार, 8 गुना 4 32%। कितना, 32%। तो जो फाइनल परसेंटेज में इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ है भाई, 32%। अगर आप पहले किसी नंबर को 10% से बढ़ाते हैं और फिर बढ़े हुए नंबर को वापस से 20% से बढ़ाते हैं, तो जो एक्चुअल उसमें इंक्रीमेंट होता है वो कितने का होता है, या एक्चुअल में कितने की वृद्धि होती है, तो 32% की वृद्धि होती है। अब आप इसको यूज करते हुए इनिशियल से फाइनल, ये 25 और ये 33, तो यहां हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है, ये तो 25 है पर असली में कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे सर 5000। 5000 दी हुई थी अपने को, या मैंने 5000 ही तो मानी थी यहां, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू ये आ गई सर 5000 बटे 25, 25 से काटेंगे तो कितना आ गया, 200 रुपए। तो एक की वैल्यू आ गई 200। तो हमें कितने की निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं 33 की, क्योंकि हमें तो 2 साल बाद कितनी हुई उसके बारे में बताना है। तो 200 गुणा 33, तो ये अपना आ गया 6600। तो 2 साल बाद उसकी इनकम बढ़ करके कितनी हो गई भाई, 6600 रुपये। और हमने ये पहले बेसिक वाले तरीके से भी कितनी निकाली थी, 6600 रुपये। तो आप चाहें तो रेशो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो बेसिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक फ़ायदा और है कि आप ये भी बता सकते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी कितनी, तो आप कहेंगे सर 8 बड़ी है केवल। कितनी बड़ी है, 8। अरे 8 तो रेशो में बड़ी है, अपन बोलेंगे असली में कितनी बड़ी, तो 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 1600 रुपये। तो केवल बड़ी बड़ी कितनी, तो आप कहेंगे 1600 रुपये, और बढ़कर कितनी हो गई, तो 6600 रुपये। बोले सर थोड़ी सी बात कम समझ में आई, तो भाई कम समझ में आई है तो इस वाले एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर हो जाएगी कि मैंने कहा कि एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो शुरुआत में 49,000 है। अब आपने पहले वर्ष इसको 10% से कम कर दिया, 10% से क्या हो गई, कमी आ गई, और दूसरे वर्ष 14 से ही 2/7% से ये क्या हो गई, बढ़ गई।
तो बताओ कि 2 साल बाद में पॉपुलेशन कितनी हो गई। तो आपने कहा सर इनिशियल या आरंभ में जो है उसका हम रेशो निकाल सकते हैं, फाइनल वैल्यू या जो अंत में वैल्यू आएगी उसके साथ। तो 10% का मतलब होता है 1/10 और 14:2/7% का मतलब होता है 1/7। अगर ये परसेंटेजेस किसी को याद नहीं है तो भाई ये मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, वहां से जाकर इनको लिख लो, सीख लो और याद कर लो, बहुत ही काम की परसेंटेजेस है। तो आपने पहले साल 10% घटा दिया, तो 10 से घटाकर कितना कर दिया आपने, 9। और फिर दूसरे साल 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो आप कहेंगे सर 8। अब ये कट रहा है तो इसे काट देते हैं 5, ये कट रहा है तो इसे भी काट लेते हैं 4। 7 से 5 35 और 9 चौक 36। अब हमें तो निकालनी है फाइनल वैल्यू। क्या निकालनी है भाई, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हुई या जनसंख्या कितनी हुई। तो आप कहेंगे सर 49,000 तो असली वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी दी हुई है, मैं इनिशियली 35 की। कितने की दी हुई है भाई, 35 की। और हमें निकालनी किसकी है, 36 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे 7 से 5 बार और 7 से 7,000 बार, फिर 5 से काटेंगे 1400 और 14 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 36 से, तो अपनी फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ये अपना आएगा 504,000। तो 50,000 और 400। तो 2 साल बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 और 400। तो अब आपको 100% ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, या अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या हर वर्ष 12% से बढ़ जाती है यदि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 1,88,160 होगी, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 12% है, इस 12% का मान होता है 3/25। कितना होता है भाई, 3/25। तो ये इनिशियली या आरंभ में, अनुपात फाइनली या अंत में, जो रेशो आ रहा है अपना 25 से पहले बढ़कर कितनी हो गई, तो 25 से 3 बढ़कर के 28 हो गई। फिर 25 से 3 बढ़ के कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 28। कितनी हो गई भाई, 28। अब इनको गुना करेंगे तो आएगा 625। और मैं तो कहता हूं कि गुना मत ही करो एक बार, क्योंकि बाद में हमें काटना ही है, तो गुना क्यों करना है। 28 गुना 28। तो यहां पर हमें जो है ये फाइनल वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है भाई, फाइनल वैल्यू, मतलब 28 गुना 28 का मान दिया हुआ है। तो आप कहेंगे 1,88,160 बटे 28 गुना 28। अब ये भी आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, और अब यहाँ से एक बार सीख लो आप कि हमें 28 गुना 28 जो है इसका मान दिया हुआ है 1,00,000
88,160। तो आप कहेंगे एक का मान कितना है, 1,88,160 बटे 28 गुना 28, और हमें कितने का निकालना है, 25 गुना 25 का। तो 25 गुना 25 का निकालने के लिए हम यहाँ पर इस 1,88,160 बटे 28 गुना 28 और गुणा 25 गुना 25 करेंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगी, इसको हल करने पर वर्तमान में जो जनसंख्या थी इस गांव की वो निकल करके आ जाएगी। तो देखो रेशो मेथड से कितना आसान हो गया ये। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूं, तो फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला मेथड भी सिखा देता हूं एक बार, कि यहां हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है और फाइनल हमें गिवन है, फाइनल हमें दी हुई है। तो फाइनल कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 1,88,160 गुणा कितने से बढ़ोतरी हो रही है, 12% से। तो आप कहेंगे 100 से कोई चीज़ बढ़ करके 100 प्लस कितनी हो गई, 12, मतलब 112। फिर ये जो वैल्यू बढ़ी ये वापस से कितनी हो गई, तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई भाई, 112। अब इसे आप काटेंगे तो 4 से 25 बारी, 4 से वापस 28 बार, 4 से फिर 25 बार और 4 से 28 बार। यहाँ 7 से काटते हैं 4 बार, अब फिर से अपन 4 और 7 से काटते हैं, तो 7 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना 7 या 21, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 चौक 28 और 0। ये चौक चौक 16 बन रहा है, और इस 16 को इससे काटेंगे तो 16 दूनी 32, 4 6 बचेगा, तो 16 चौक 64 और 0। अब आपको जो इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए गुणा करना है 240 को 25 का स्क्वायर 625 से। तो ये गुणा करेंगे तो अपना आएगा तो इसको जब अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा भाई 1,50,000। तो इनिशियली जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1,50,000। ये आप अपने आप भी अपने हिसाब से गुणा कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको सीखनी है और ये आपको करनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है, इफ ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन decrease the obtained number by 25%, then what is the final increase or decrease? यदि किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाए और फिर प्राप्त संख्या को 25% घटाया जाए तो अंतिम में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए भाई 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। ये इनिशियल, आरंभिक, अनुपात, फाइनल या अंत में। तो 4 से आपने 1 बढ़ाकर कितना कर दिया, पहले 5, फिर जो वैल्यू आई उसको आपने बढ़ा करके 4 से 1 कम करके कितना कर दिया, 3। तो आप कहेंगे चौक चौक 16 और 5 3 15। तो कितने की कमी कर दी आपने, 1 की। 1 की कमी कितने पर कर रहे हैं, 1 की कमी कर रहे हैं 16 पर।
और गुणा 100। तो यहाँ से जब काटेंगे 4 से 25 बार 4 बार, और जब यहाँ भाग करेंगे तो आएगा 6 सही 1/4% या 6.25%। तो ओवरऑल कितने की कमी आ रही है? 6.25% की कमी आ रही है। अगला देखो, इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं। जब हमने सीख लिया है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है जिसमें सेम परसेंटेज हो, मतलब एक ही प्रतिशत से पहले बढ़ा दिया जाए x% से, और बाद में x% से क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो जब भी इस तरीके से पहले बढ़ाए और फिर घटाए, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज ही होता है, या हम कहीं हमेशा कमी होती है। जो डिक्रीज परसेंट है वो कैसे निकलेगा? x²/100, और ये प्रतिशत। तो इस प्रश्न में कैसे लगेगा? तो यहाँ 25% से बढ़ रहा था और 25% से क्या हो रहा था? कम। तो जो हमें x का मान है वो कितना दिया हुआ था? 25%। तो आप कहेंगे सर 25 का स्क्वायर कर दें, तो बिल्कुल 25 का स्क्वायर मतलब है 25 गुना 25 और बटे 100, तो 25 से 4 बार। अब इसको आप करेंगे तो ये कितना आएगा? 6.25%। तो यहाँ पर कितने की कमी आ रही है? 6.25% की कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि देयर इज रिडक्शन of a 10% per annum in a value of machine if its current value is 50,000। ये कितनी है भाई? 50,000 है ना। देन व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कुल मिला के हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल दी हुई है, तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं कि 50,000 गुना कितने से बढ़ा दिया आपने? 100 से 10 बढ़ाकर कितना कर दिया? 110। फिर जो वैल्यू आई उसको वापस से कितना बढ़ा दिया? 100 से बढ़ाकर 110। अब यहाँ आप काटेंगे तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल। और 11 का स्क्वायर 121, और गुना क्या करेंगे? 5। तो ये कितना आ रहा है अपना? 605। तो 60500, मतलब 60,000 और 500। तो गांव की जनसंख्या को जब हर साल 10% से बढ़ाया जाए तो 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई? 60,000 और 500। इसको आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं कि 10%, तो 10% का मतलब कितना है? 1/10। तो 10 से कोई चीज़ बढ़कर कितनी होगी? 11। फिर 10 से कोई चीज़ बढ़कर कितनी होगी? 11। ये इनिशियल और ये फाइनल। तो देखो ये 100 और ये 121। तो 100 का मान हमें कितना दिया हुआ है? 100 का मान हमें दिया हुआ है 50,000, और हमें कितने का निकालना है? 121 का। तो भाई एक का मान 500 आएगा, या हम कहेंगे ये कितना गुना है इसका? तो 500 गुना है। तो 121 को जब गुना करेंगे तो ये आएगा अपना 60,000 और 500। 60,000 और 500। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इफ a number of trees in a town is 17,640, if the number of trees increase in town at the rate of 5%, then how many trees were there 2 years ago?
यदि एक नगर में पेड़ों की संख्या 17,640 है और पेड़ों की संख्या प्रति वर्ष 5 वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले नगर में कितने पेड़ थे? 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, मतलब हमें क्या पूछ रहा है? इनिशियल वैल्यू, और दी हुई क्या है? फाइनल। तो हम यहाँ कहेंगे भाई 17,640 यहाँ लिखेंगे, गुणा कितने से बढ़ रही है? 5% से। तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 105, गुना फिर 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 105। यहाँ 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 21 बारी, 5 से काटेंगे 20 बारी, और फिर 5 से काटेंगे 21 बारी। 21 गुना 21 कितना होता है? 441। 441 के पहाड़े में 1764 4 बार आता है, तो ये 40, और जब आप इनको गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है अपना? 16,000। तो 2 साल पहले जो पेड़ों की संख्या है गांव के अंदर वो कितनी थी भाई? 16,000। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी को अपन रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, और रेशो मेथड से अब की बार आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 100% प्योर गोल्ड इज टर्म्ड एज 24 कैरेट, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट? यदि 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट कहलाता है, तो 22 कैरेट शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए हमें यहां दिया हुआ है कि 24 कैरेट जो सोना है वो 100% शुद्ध सोना कहलाता है। तो 1 कैरेट सोना जो है वो कितना कहलाएगा? तो आप कहेंगे 100/24%। तो हमसे कितना पूछा है? 22 कैरेट। तो ये हो जाएगा भाई 100/24 गुना 22%। 2 से 11 बार 12, 4 से 3 बार और 25। तो ये आ जाएगा अपना 275/3%। 275/3%। अब अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज 3200। तो बताइए कि उस नंबर का 15.5% कितना होगा? यदि किसी संख्या का 32% और उसी संख्या का 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 15.5% कितना होगा? तो यहां हमें दिया हुआ है कि किसी संख्या का 38% और 22% के बीच का अंतर कितना है? 3200। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 15.5% की। तो 15.5% का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? 31/2%। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू है ये आ गई 16%, और 16% की वैल्यू कितनी हो गई? 3200। एक का मान अगर आप निकालेंगे तो 1% बराबर आ रहा है 200। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 31/2% की। तो ये आ गई 200/2 गुना 31। यहाँ से काटेंगे 100 बार, तो ये आ गया अपना 3100। कितना आ गया भाई? 3100। अगला प्रश्न है, इफ A's income is 40% more than the income of B, then what percentage of B's income is less than that of A? यदि A की आय
बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ जो ए की आय है वो किसकी तुलना में बताई गई है, बी की तुलना में। तो हम कहेंगे कि जो 40% है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5, ये ए अनुपात बी। तो जिसकी भी तुलना में बोला जाए, ये जो अपना हर है उसको अपन बोलते हैं कि यही बी की इनकम है। यही क्या है भाई, बी की इनकम। तो ये 5 हो गया, और ये 5 का जो 40% है वो कितना है, 2। तो 5 से 2 ज़्यादा कितनी हो गई भाई, 7। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 7। तो ए से कितनी कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। 2 कम कितने से, 7 से, गुणा 100, और ये आ गया अपना प्रतिशत। तो ये आएगा 28 सही 4/7%। अगला प्रश्न है, इफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी एंड बी इज 60% लेस देन सी, if C is 60% more than D, then which of the following is true। यहाँ ऐड कर लें कि A D से कितना कम है, कितना कम है। तो एक दिया हुआ है अपने को 40%, इसका मतलब होता है 2/5। एक दिया हुआ है 60%, इसका मतलब होता है 3/5। अब अपन बात करते हैं ए बी सी और डी की। ए जो है वो बी से कितना अधिक है, 40%। मतलब अगर बी अगर 7 है तो उससे 2 ज़्यादा, 7 कितना, 7। तो ये क्या हो गया अपना ए। अगर बी की इनकम 5 है तो उससे 2 अधिक ए की है 7। अब बी की जो है वो सी से 60% कम है। तो अगर बी की 5 है, बी की कितनी है भाई, 5। पहले बी की पहले कितनी थी, 5। अब सी की कितनी मान ली अपन ने, 5। तो सी की 5 है तो उससे 3 कम बी की कितनी हो गई, 2। अब फिर कह रहा है सी जो है वो डी से 60% अधिक है। तो अब अपन कह रहे हैं कि अगर डी को अपन 5 मान लें तो उससे 3 अधिक सी की कितनी हो गई, 8। अब इस रेशियो को अपने को सेम बनाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5, तो यहाँ सभी जगह क्या कॉपी कर दो भाई, 5। यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है, 5, तो यहाँ पर भी कितना कर दो, 5। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ पर भी कितना लिख दो, 2। यहाँ कितना लिखा हुआ है लास्ट में, 8, तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। और इन सभी नंबर्स को क्या कर दो अब, गुणा। देखो हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, ए और डी की, तो अपन सिर्फ किसको गुणा करेंगे, ए और डी को। तो 8 दूनी 16, 16 साथ कितना होता है, 112। और डी कितना हो गया अपना, 125। तो 125 से 112 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 13 की कमी है। कितने की कमी है, 13 की। 13 की कमी कितने पर है, 125 पर, गुणा 100। तो देखो 25 से कितनी बार, 5 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, 13 चौक 52 और बटे 5%। इसको जब आप हल करेंगे तो यह आएगा अपना 10.40%। कितना आएगा, 10.40% जो है वो ए कम है किससे, डी से। अगला प्रश्न है, ए इज 40% लेस देन बी, सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी,
द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। ए बी से 40% कम है, सी ए तथा बी के योग से 40% का 40% है, ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले जो यहाँ फ्रैक्शन या जो परसेंटेजेस दी हुई है वो कितनी है, 40%, जिसका मतलब होता है 2/5। अब ए और बी की बात हो रही है पहले, तो हमने कहा कि अगर बी जो है वो 5 है, कितना है 5, तो उससे 2 कम कौन है, ए, मतलब 3। अब बात हो रही है ए प्लस बी और सी की। अगर ए प्लस बी मिला के 5 है तो उसका 40% कितना है, 2, वो कौन है, सी। अब आप देखेंगे यहां कि ए और बी जो है इनका योग कितना है, तो ए और बी का योग यहां तो 8 आ रहा है और यहां पर कितना है, 5। तो इनको क्या करना होगा, बराबर। तो आप बराबर बनाने के लिए यहां तो गुणा कर दो 5 से और यहां पर गुणा किससे कर दो, 8 से। तो ये अपना हो गया 15 और ये 25 और ये हो गया 40 और ये हो गया 16। अब आप देख सकते हैं 15 और 25 40 और ये 40। अब हमसे बात की गई है ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 10। सी 16 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ 4 से 4 बार 25, 2, 5, तो ये आ गया 125/2%, या हम बोल सकते हैं 62.5%। कितना है भाई, 62.5%। तो ए और बी के बीच का जो अंतर है वो सी का कितना प्रतिशत है, 62.5%। अगला प्रश्न है अपना कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी एंड डी is 4:2:3:1 if their income increased by 5%, 10%, 15% and 20%, then find the ratio of their present income। ए बी सी और डी की आय का अनुपात 4:2:3 है और यदि उनकी आय का क्रमश 5%, 10%, 15% और 20% बढ़ जाता है तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां हमें दिया हुआ है 4:2:3 और 3:1। जब भी अगर इस तरीके से ये अनुपात में लिखे हों तो हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं भाई, गुणा। तो मैंने इसको 100 से गुणा करके बोल दिया ये 400 है, ये कितना है 200 और ये कितना है 300 और ये कितना है 100। आपने 400 को कितने परसेंट से बढ़ाया, 5% से। तो जब आप इसका 5% निकालेंगे तो ये आएगा 20। इसको कितने से बढ़ाया आपने, 10% से, तो इसका 10% भी कितना आएगा, 20। इसको आपने बढ़ाया है 15% से, तो इसका 15% आएगा 45। और इसे आप बढ़ा रहे हैं 20% से, तो इसका 20% आएगा 20। तो इसको बढ़ाकर आपने 420 कर दिया, इसको बढ़ाकर आपने 220 और इसे बढ़ाकर आपने कर दिया 345 और इसे बढ़ाकर कर दिया 120। अब आप 5 से जब काटेंगे तो इनका अनुपात आएगा भाई 84, 44, 69 और 24। तो 84:44:59:24।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों के अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर बी इंक्रीज्ड बाय 40%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 16/19, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ क्या करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% घटा दिया जाए और हर को 40% बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न जो है वो 16/25 हो जाता है। 16/25 नहीं, 16/19। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको भिन्न या मैं कहूँ फ्रैक्शन के बारे में तो जानकारी है ही, कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, या हम कहें अंश, या फिर ये क्या है अपना हर, ये अंश और ये हर। तो आपने इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को आपने कितने से घटा दिया, 20% से। तो अपने आप में 100% था, आपने 20% घटाकर कितना कर दिया, 80%। और 40% बढ़ाकर कितना कर दिया, डिनोमिनेटर को 140%। और इसकी वजह से जो नया भिन्न आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16/19। ये इससे कैंसिल, ये 0 से 0 गया। 8 के पार्ट में कितनी बार, 2 बार। आप उधर गुणा करेंगे तो जो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है वो आ गया 28/29। 28/19।